तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 के आने वाले एपिसोड को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि शाओ शाओ और जी चुई चैन के बीच में फाइट होती है, जिसके अंदर शाओ शाओ जी चुई चैन को काफी आसानी से हरा देती है। जिसके बाद युहाओ और उसकी टोली सन मून एम्पायर की काफी सारी सिटीज पर अटैक करते हैं। जिसके बाद वो और तांग वुटोंग एक फॉरेस्ट के अंदर रेस्ट कर रहे होते हैं। और भाई लोग, मैंने लास्ट एपिसोड के अंदर कुछ एक्स्ट्रा नोवेल के चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए थे, इसलिए मैं उनको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ में आ सके। जिसके बाद हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें युहाओ को दिखाया जाता है जिसके स्पिरिचुअल सी में कुछ अजीब से सेंसेशन पैदा होते हैं, जिसे महसूस करके वो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन के अंदर आसपास के काउंटलेस प्लांट्स की वीक स्पिरिचुअल अंडुलेशंस दिखाई देने लगते हैं और वे सभी डर महसूस कर रहे थे। शुरुआत में युहाओ कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि प्लांट्स भी इमोशंस महसूस कर सकते हैं। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को जेंटल बनाकर फ्रेंडलीनेस दिखाता है और ये महसूस करते ही सारे प्लांट्स खुशी से रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, जो देखकर युहाओ हैरान रह जाता है क्योंकि लाखों प्लांट्स की इमोशंस एक साथ महसूस करना किसी मिरेकल से कम नहीं था। और धीरे धीरे उसका कनेक्शन प्लांट्स के साथ गहरा होता जाता है और तभी उसे मर्फोल की मार्शल सोल कॉम्बिनेशन स्किल का असली सीक्रेट समझ आता है, जो ब्लड लाइन नहीं बल्कि कनेक्टेड स्पिरिचुअल पावर थी। इसके बाद वो अपनी डिटेक्शन और दूर तक फैलाता है और शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसकी रेंज सीधे 50 किलोमीटर तक पहुंच चुकी थी। तभी उसे अचानक एक आइडिया आता है और वो सभी प्लांट्स से पूछता है कि क्या किसी ने ब्लू सिल्वर एम्परर को देखा है, जो सुनकर कुछ देर बाद एक कॉन्शियसनेस उसे जवाब देती है, जिसे महसूस करके युहाओ एक्साइटमेंट से भर जाता है क्योंकि इतने सालों की सर्चिंग के बाद आखिरकार उसे ब्लू सिल्वर एम्परर का क्लू मिल गया था। और तभी उसे पता चलता है कि जवाब देने वाला एक डतूरा फ्लावर है जो उसे एक वैली की तरफ इशारा करता है। और जब युहाओ उस वैली को ऑब्जर्व करता है तो उसे महसूस होता है कि वहाँ के सभी प्लांट्स उसकी स्पिरिचुअल पावर को रिजेक्ट कर रहे हैं, जो देखकर वो समझ जाता है कि ब्लू सिल्वर एम्परर यहीं छिपा हो सकता है। लेकिन तभी उसकी नजर आसमान पर जाती है और वो देखता है कि काउंटलेस सर्वेलेंस सोल टूल्स हेवनली सी सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो देखकर वो समझ जाता है कि सन मून एम्पायर अब पूरी ताकत से उन्हें ढूंढ रहा है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं क्योंकि होराइजन पर 300 डार्क गोल्डन ह्यूमन शेप्ड सोल टूल्स दिखाई देते हैं और उनकी टेरिफाइंग ऑरा देखकर युहाओ तुरंत समझ जाता है कि सन मून एम्पायर ने आखिरकार अपनी सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी को पूरा कर लिया है। और ये सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन थी, जिसे देखकर युहाओ महसूस करता है कि अब उसके पास समय बहुत कम है। इसलिए वो तुरंत अपना क्लास 9 फ्लाइंग सोल टूल एक्टिवेट करता है और सोनिक बूम के साथ सीधे रेडिएंट सिटी की तरफ उड़ जाता है। और युहाओ अभी के लिए समझ चुका था कि श्रेक एकेडमी के सोल मास्टर्स और सन मून एम्पायर के सोल मास्टर्स में जमीन आसमान का फर्क है। तो दरअसल श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की वजह से अपनी रैंक से ऊपर के सोल टूल्स तक यूज कर सकते थे, लेकिन सन मून एम्पायर के ज्यादातर सोल मास्टर्स मेडिसिन और ऑक्सिलरी सोल टूल्स की हेल्प से अपनी कल्टीवेशन बढ़ाते थे, जिसकी वजह से उनकी फाउंडेशन लगभग ना के बराबर थी। और यही कारण था कि कई सोल इंजीनियर्स 3 रिंग्स के बाद आगे ही नहीं बढ़ पाते थे। और ऐसे में युहाओ के मन में एक बड़ा सवाल घूम रहा था कि अगर सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग लीजन के मेंबर्स सिर्फ सोल किंग्स हैं, तो वे आखिर क्लास 8 के सोल टूल्स कैसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे सोल टूल्स नॉर्मली सिर्फ सोल डोलुओ लेवल एक्सपर्ट्स ही हैंडल कर सकते थे। और युहाओ चाहे जितना सोच ले, लेकिन उसे इसका जवाब नहीं मिल रहा था। और तभी उसके दिमाग में एक और टेरिफाइंग थॉट आता है कि अगर कभी उसे उस इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन का सामना सीधे करना पड़ा तो क्या होगा, जो सोचकर उसके चेहरे पर बिटर स्माइल आ जाती है क्योंकि वो जानता था कि 300 क्लास 8 के लेवल सोल इंजीनियर्स अगर एक साथ अटैक कर दें तो शायद ये शिशुई और लॉन्ग शाओयाओ जैसे मॉन्स्टर्स तक पीछे हटने मजबूर हो जाएंगे। और अगर उन्होंने लिंक्ड सोल टूल्स यूज कर लिए तो पूरी सिटी एक पल में वेपराइज हो सकती है। और यही सोचकर युहाओ का मूड तुरंत भारी हो जाता है क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि श्रेक एकेडमी की तीनों सोल इंजीनियर लीजन्स उनके सामने कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो फुल स्पीड से रेडिएंट सिटी की तरफ उड़ता रहता है और 1 घंटे बाद आखिरकार उसे दूर से वो बड़ी सिटी दिखाई देने लगती है। लेकिन जैसे जैसे वो करीब पहुंचता है तो उसके दिल में डर बढ़ने लगता है क्योंकि अब सन मून एम्पायर की सोल टूल टेक्नोलॉजी पहले से कहीं ज्यादा टेरिफाइंग बन चुकी थी। खासकर ह्यूमन शेप्ड सोल टूल्स देखने के बाद वो उन्हें बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था। इसलिए वो सीधे सिटी में एंटर नहीं करता है, बल्कि लगभग 25 किलोमीटर दूर नीचे उतर जाता है और इमिटेशन यूज करके इनविजिबल हालत में आगे बढ़ने लगता है। और साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन मैक्सिमम लिमिट तक फैलाता है ताकि कोई सर्वेलेंस सोल टूल उसे डिटेक्ट ना कर सके। और जल्द ही वो रेडिएंट सिटी से 5 किलोमीटर दूर एक छोटे से बुश के पास रुक जाता है और वहीं बैठकर अपनी स्पिरिचुअल पावर रिकवर करने लगता है। और तभी उसे अचानक पहले वाला एक्सपेरिमेंट याद आता है और वो आसपास के प्लांट्स की स्पिरिचुअल अंडुलेशंस फील करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार वो तुरंत सफल हो जाता है क्योंकि अब उसकी स्पिरिचुअल पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी और धीरे धीरे उसकी स्पिरिचुअल टेंटिकल्स उन प्लांट्स से कनेक्ट होने लगती हैं और फिर पूरे रेडिएंट सिटी के अंदर फैल जाती है, जो देखकर युहाओ के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाती है क्योंकि ये सर्वेलेंस का सबसे सेफ तरीका था और अब उसे स्पिरिचुअल डिटेक्शन डायरेक्टली यूज करने की जरूरत नहीं थी और कोई भी स्पिरिचुअल बैरियर उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही उसकी सेंसेस पूरे सिटी में फैलती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है क्योंकि रेडिएंट सिटी लिटरली स्टील और मेटल का जंगल बन चुका था और हर जगह हिडन सर्वेलेंस सोल टूल्स
लगे हुए थे और सिटी का हर कॉर्नर पूरी तरह मॉनिटर्ड था, जो देखकर युहाओ के मन में सिर्फ एक ही थॉट आता है कि रेडिएंट सिटी सच में इम्प्रेग्नेबल है। और उसे महसूस होता है कि पिछले 2 सालों में सन मून एम्पायर ने हेवनली सोल एम्पायर से मिले रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल सिर्फ सोल टूल्स डेवलप करने में किया है और अब उनकी टेक्नोलॉजी टेरिफाइंग लेवल तक पहुंच चुकी थी। लेकिन तभी युहाओ की सेंसेस को एक हाई एनर्जी कंप्रेशन अरे सोल टूल महसूस होता है और उसके चारों तरफ ह्यूज सोल टूल फ्रंट डिप्लॉयड था और लगभग 150 सोल इंजीनियर्स उसकी गार्डिंग कर रहे थे, जो देखकर युहाओ तुरंत समझ जाता है कि यही रेडिएंट सिटी की असली डिफेंसिव कोर है और शायद ऐसे 4 नहीं बल्कि 5 हाई एनर्जी कंप्रेशन अरे सोल टूल्स पूरे सिटी में मौजूद हैं। और तभी उसे वो घटना याद आती है जब बॉडी डुलो ने पैलेस पर अटैक किया था और सुतियान रान ने पूरे इंपीरियल पैलेस को इंस्टेंट फोर्ट्रेस में बदल दिया था, जो सोचकर युहाओ की बॉडी में ठंडक दौड़ जाती है क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन भी रेडिएंट सिटी के अंदर मौजूद है तो इस दुनिया में शायद सिर्फ कोई गॉड ही इस सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और यही सोचते हुए उसे रोंगनियन बिंग की याद आती है और वो बिटर स्माइल के साथ रियलाइज करता है कि अभी उसकी स्ट्रेंथ इस लेवल तक नहीं पहुंची है। जिसके बाद वो धीरे धीरे सिटी के अलग अलग हिस्सों की जांच करता है और हर तरफ सेम डिफेंसिव सेटअप देखकर उसकी टेंशन और बढ़ जाती है। लेकिन तभी उसे एक और इम्पोर्टेंट बात समझ में आती है कि प्लांट्स की स्पिरिचुअल अंडुलेशंस फील करने के लिए उसका बॉडी फिजिकली प्लांट्स को टच करना जरूरी है, चाहे वो ब्लू सिल्वर ग्रास हो या कोई बुश हो या ट्री ट्रंक हो। बिना कांटेक्ट के वो उनकी स्पिरिचुअल प्रेजेंस बिल्कुल फील नहीं कर सकता था। लेकिन युहाओ बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करता है क्योंकि उसे पता था कि आज रात बिना किसी अलार्म के इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग लीजन वापस नहीं आने वाली है, यानी उसके पास अभी भी थोड़ा टाइम बचा हुआ था। इसलिए वो सीधे रेडिएंट सिटी के अंदर जाने की बजाय अपनी स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन और इमिटेशन का यूज करते हुए एक बड़े पेड़ के पीछे छिप जाता है और वहीं स्पेक्ट्रल गेट खोलकर वापस स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन में पहुंच जाता है। तो उधर पहले से ही तीनों सोल इंजीनियर लीजन्स तैयार खड़ी थी क्योंकि युहाओ पहले ही सबको प्लान के बारे में बता चुका था और वापस आते ही वो तुरंत टैंक सेक्ट के सभी सीनियर मेंबर्स की मीटिंग बुलाता है। हालांकि वो बेई को ब्लू सिल्वर एम्परर के बारे में कुछ नहीं बताता है क्योंकि अभी भी ये बात उसकी इमोशंस को डिस्टर्ब कर सकती थी, इसलिए वो सिर्फ रेडिएंट सिटी की सर्वेलेंस के दौरान मिली इन्फॉर्मेशन सबको बताता है, जो सुनकर सभी के चेहरे सीरियस हो जाते हैं, खासकर जब वो इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग लीजन की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। लेकिन तभी बेई गहरी सांस लेकर कहता है कि सिचुएशन हमारी उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक है और रेडिएंट सिटी की डिफेंस शायद अभी भी वीक हो, लेकिन ये सन मून एम्पायर की कैपिटल भी है, इसलिए वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट होगी और तुम्हारी स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन के बावजूद बिना डिटेक्ट हुए अटैक करना लगभग इम्पॉसिबल है। जिस पर युहाओ सिर हिलाते हुए कहता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स हैं और वे सभी नीचे मौजूद जायंट सोल टूल फ्रंट से लिंक्ड हैं और जैसे ही कोई अटैक होगा तो पूरा डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन तभी सुसेंसी बोल पड़ता है कि तो फिर क्यों ना कोई दूसरा टारगेट चुना जाए। अगर हम एम्पायर के अंदर और केओस क्रिएट करें तो भी वे अपनी आर्मीज वापस बुलाने पर मजबूर हो सकते हैं। लेकिन ये सुनकर युहाओ तुरंत मना कर देता है और कहता है कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा और इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग लीजन के बिना सन मून एम्पायर की मोबिलिटी कमजोर पड़ गई है और यही हमारी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो सुनकर बेई हल्की सी स्माइल के साथ कहता है कि लगता है लिटिल जूनियर ब्रदर के पास पहले से कोई प्लान है। जिस पर युहाओ कहता है कि हम सबसे पहले एरियल सर्वेलेंस सोल टूल से शुरू करेंगे, जिसके बाद वो अपना पूरा प्लान एक्सप्लेन करता है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं बताया जाता है। लेकिन इस प्लान को सुनकर तांग वुटोंग की चिंता बढ़ जाती है और वो तुरंत कहती है कि ये बहुत खतरनाक है और अगर तुम डिटेक्ट हो गए तो लिंक्ड सोल टूल्स तुरंत तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। जिस पर युहाओ शांति से समझाता है कि पहले मेरे लिए ये इम्पॉसिबल था, लेकिन लिया के फ्यूजन के बाद मेरी स्पिरिचुअल पावर कई गुना इवॉल्व हो चुकी है और अब मैं सराउंडिंग्स को इतने परफेक्टली इमिटेट कर सकता हूँ कि ऑर्डिनरी डिटेक्टर्स मुझे महसूस भी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ स्पिरिचुअल डिटेक्टर्स मुझे पकड़ सकते हैं, लेकिन उनकी रेंज सिर्फ 500 मीटर्स तक ही है और मैं उनसे कहीं ज्यादा ऊपर रहूंगा। जो सुनकर बाकी सभी लोग भी धीरे धीरे मान जाते हैं, लेकिन तांग वुटोंग की आंखों में अब भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। जिसके बाद बेई सीरियस होकर कहता है कि अगर कुछ भी गलत लगे तो तुरंत रिट्रीट कर जाना क्योंकि तुम्हारी सेफ्टी सबसे जरूरी है। जिस पर युहाओ कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, इस बार हम सन मून एम्पायर को ऐसा शॉक देंगे जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन तभी तांग वुटोंग उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। लेकिन युहाओ तुरंत सिर हिलाकर मना कर देता है और कहता है कि मैं अकेले रहूंगा तो ज्यादा फ्लेक्सिबल रहूंगा और डिटेक्ट होने का रिस्क भी कम होगा। जो सुनकर तांग वुटोंग हल्के से गुस्से में उसकी कमर पकड़कर चुटकी काट देती है, जो देखकर युहाओ दर्द से चेहरा बना लेता है और फिर मुस्कुराकर कहता है कि ठीक है, तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा केयरफुल रहूंगा। जो सुनकर तांग वुटोंग धीरे से उसके कंधे पर सिर रखती है और कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, बस तुम सेफ वापस आ जाना। जिसके बाद युहाओ केटाओ को साथ लेकर वेयर हाउसेस की तरफ चला जाता है और बेई तुरंत तीनों सोल इंजीनियर लीजेंस को बैटल के लिए तैयार करने लगता है। और लगभग 1 घंटे बाद जब युहाओ फिर से डेमी प्लेन से बाहर निकलता है, तब तक नाइट हो चुकी थी और दूर रेडिएंट सिटी हजारों लाइट्स की वजह से चमक रही थी, जिसे देखकर युहाओ खुद भी मान जाता
जाता है कि ये कॉन्टिनेंट की सबसे ब्यूटीफुल सिटी है, लेकिन अगले ही पल वो धीमी सांस लेकर बुदबुदाता है कि माफ करना, लेकिन आज रात तुम्हारी शांति टूटने वाली है। और तभी उसकी बॉडी पर आइसी वॉर गॉड आर्मर एक्टिवेट होता है, जिसकी डार्क ब्लू लाइट वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से पूरी तरह हाइड कर देता है। और अब वो रात के अंधेरे में लगभग इनविजिबल हो चुका था। और युहाओ जानता था कि उसकी एक गलती सिर्फ उसकी नहीं बल्कि स्पेक्ट्रल डेमी प्लेन में मौजूद हजारों लोगों की जान ले सकती थी, क्योंकि अगर वो मर गया तो टैंक सेक्ट और तीनों सोल इंजीनियर लीजन्स हमेशा के लिए उस डेमी प्लेन में फंस जाएंगी। और यही वजह थी कि वो इस मिशन को लेकर बहुत केयरफुल था। और तभी उसके आर्मर के विंग्स धीरे धीरे खुलते हैं और अगले ही पल वो आसमान की तरफ उड़ जाता है। और उसका आइसी वॉर गॉड आर्मर बिना सोल पावर कंज्यूम किए उसे हजारों मीटर्स ऊपर ले जा सकता था। और यही इसकी सबसे टेरिफाइंग एबिलिटी थी। और कुछ ही पलों में वो 1000 से सीधे 6000 मीटर्स की हाइट तक पहुंच जाता है। और फिर रात के टाइम आसमान के बीच में खड़ा होकर नीचे चमकती रेडिएंट सिटी को देखने लगता है। लेकिन अभी के लिए 6000 मीटर्स की ऊंचाई पर टेम्परेचर बहुत कम था, लेकिन यही ठंड आइसी वॉर गॉड आर्मर के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज बन चुकी थी, क्योंकि हवा में फैले आइस एलिमेंट्स को अब्सॉर्ब करके वो लगातार युहाओ की एनर्जी रिप्लेनिश कर रहा था। और यही वजह थी कि आर्मर पहनने के बाद युहाओ खुद को किसी ट्रांसेंडेंट डोलुओ जैसा महसूस कर रहा था। और वो मन ही मन टीचर सुवान की जीनियस क्राफ्ट्समैनशिप की तारीफ करने लगता है, क्योंकि ये सुपर ह्यूमन शेप्ड सोल टूल न सिर्फ रेयर मटेरियल से बना था, बल्कि इसमें टैंक सेक्ट की मैकेनिकल टेक्नोलॉजी भी यूज हुई थी, जिसकी वजह से सन मून एम्पायर के ह्यूमन शेप्ड सोल टूल्स भी इसके सामने कमजोर लग रहे थे। और तभी युहाओ आसमान में तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन मैक्सिमम रेंज तक फैला देता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि 6000 मीटर्स की हाइट पर सन मून एम्पायर कोई स्पिरिचुअल बैरियर नहीं लगा सकता है। और सच में वहां सिर्फ कुछ हाई एल्टीट्यूड एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स ही मौजूद थे, जिन्हें देखकर युहाओ तुरंत समझ जाता है कि ये जायंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, जो 250 किलोमीटर तक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकते थे। और इन्हीं की वजह से पूरा सन मून एम्पायर हजारों किलोमीटर दूर तक कम्युनिकेशन मेंटेन कर पा रहा था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी वीकनेस ये थी कि उनमें कोई ऑफेंसिव या डिफेंसिव एबिलिटी नहीं थी, और ना ही वे अपने आसपास डिटेक्ट कर सकते थे, जो देखकर युहाओ चुपचाप उनके पास पहुंचता है और एक छोटे से ब्लाइंड स्पॉट में पाम साइज मेटल प्लेट अटैच कर देता है। और इस दौरान वो इमिटेशन और स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन दोनों यूज कर रहा था, ताकि अगर स्लाइटेस्ट डेंजर भी महसूस हो तो वो तुरंत रिट्रीट कर सके। और पहली इंस्टॉलेशन बिना किसी प्रॉब्लम के कंप्लीट हो जाती है, जो देखकर वो राहत की सांस लेता है, क्योंकि सबसे मुश्किल हिस्सा पहला कदम ही था। जिसके बाद वो तेजी से पूरे स्काई में घूमकर 5000 मीटर्स वाले सभी सर्वेलेंस सोल टूल्स पर मेटल प्लेट्स अटैच करने लगता है। और फिर धीरे धीरे 4000 फिर 3000 मीटर्स तक नीचे उतरता जाता है। हालांकि ये काम बहुत एग्जॉस्टिंग था, क्योंकि हर सर्वेलेंस सोल टूल एक दूसरे से काफी दूर था और उसे हर मूव पूरी सावधानी से करना पड़ रहा था। और 3 घंटे बाद जाकर वो 3000 मीटर्स तक के सभी सर्वेलेंस सोल टूल्स पर प्लेट्स लगा पाता है। लेकिन असली खतरा अब शुरू होने वाला था, क्योंकि 1000 मीटर्स की हाइट पर चारों तरफ हंड्रेड्स ऑफ सर्वेलेंस सोल टूल्स फैले हुए थे और उनकी डिटेक्शन एबिलिटी बहुत टेरिफाइंग थी। और यही वजह थी कि युहाओ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को 1000 मीटर डायमीटर तक कंप्रेस कर देता है, ताकि वो हर एनर्जी फ्लक्चुएशन को परफेक्टली एनालाइज कर सके। जिसके बाद वो बिल्कुल शैडो की तरह स्काई में घूमने लगता है और एक सर्वेलेंस वेव को डॉज करता है, और फिर समरसॉल्ट मारते हुए दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। और हर बार बड़ी स्किलफुली एक नई मेटल प्लेट अटैच करता है। और कई बार तो वो इतनी डेंजरस सिचुएशन में फंस जाता है कि उसे इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन तक यूज करनी पड़ जाती है। लेकिन इसके बावजूद कोई भी सर्वेलेंस वेव उसे टच तक नहीं कर पाती है, और उसकी मूवमेंट्स इतनी स्मूथ थी जैसे आसमान में कोई इनविजिबल डांसर उड़ रहा हो। और आखिरकार लास्ट इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद वो तुरंत वहां से डिसअपियर हो जाता है। लेकिन अब उसका दिमाग भारी होने लगा था, क्योंकि उसने स्पिरिचुअल पावर से ज्यादा मेंटल एनर्जी कंज्यूम कर दी थी और रात पूरी तरह गहरी हो चुकी थी और स्काई में चमकते सर्वेलेंस लाइट्स भी अब कम दिखाई दे रहे थे। और तभी वो एक रिमोट जगह पर उतरकर गहरी सांस लेते हुए मेडिटेशन में बैठ जाता है और उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक्साइटमेंट साफ चमक रही थी, क्योंकि वो जानता था कि डोलुओ कॉन्टिनेंट में शायद ही कोई और ये इम्पॉसिबल मिशन कर सकता था। और तभी उसकी बॉडी से एक ब्यूटीफुल गोल्डन शैडो बाहर निकलती है, जो लिया थी, जो उसके पास बैठकर धीरे धीरे एक बहुत सूदिंग सॉन्ग गाने लगती है। और ये सॉन्ग सिर्फ युहाओ ही सुन सकता था, लेकिन इसकी मेलोडीज उसके स्पिरिचुअल सी को तेजी से रिकवर करने लगती है और उसकी सारी फटीग धीरे धीरे गायब होने लगती है, क्योंकि ये लिया की इनेट स्पिरिचुअल एबिलिटी थी और वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस हल्की सी मुस्कान के साथ गा रही थी। और इसी पीसफुल डार्कनेस के बीच युहाओ जल्दी ही डीप मेडिटेशन में चला जाता है और लगभग 1 घंटे बाद वो फिर से खड़ा हो जाता है। और अब उसकी आंखों में पहले जैसी फटीग नहीं बल्कि पूरी एनर्जी लौट चुकी थी। लेकिन लिया वापस उसकी बॉडी में नहीं जाती है, बल्कि चुपचाप उसके पास हवर करती रहती है। और तभी युहाओ अपना राइट हैंड उठाता है और उसकी बॉडी पर ग्रे सोल रिंग प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर लिया अब डरती नहीं थी, क्योंकि वो धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंज पावर को एक्सेप्ट करने लगी थी।
और अगले ही पल युहाओ गहरे और भारी इनकेंटेशंस चांट करना शुरू कर देता है और फिर इमिटेशन व स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन एक्टिवेट करके खुद और लिया दोनों को डार्कनेस में पूरी तरह छिपा देता है। तो वही लिया युहाओ के बगल में हवा में तैर रही होती है और तभी उसकी मरमेड टेल के नीचे से एक एक करके सोल रिंग्स बाहर आने लगती है। तो दरअसल ये सारी सोल रिंग्स युहाओ के स्पिरिट आइज से जुड़ी हुई थी और तभी उसका ब्लड रेड 8th सोल रिंग ग्लो करने लगता है और उसी पल युहाओ की इनकेंटेशंस के साथ एक और साफ आवाज गूंजने लगती है और ये आवाज लिया की होती है क्योंकि लिया एक 100,000 ईयर सोल बीस्ट थी जिसने युहाओ को 4 सोल स्किल्स दिए थे और वो अभी के लिए मरमेड ड्यूएट यूज कर रही होती है जिसकी वजह से युहाओ के स्पिरिचुअल टाइप सोल स्किल्स की पावर डबल हो रही थी। तो वही उसकी दूसरी एबिलिटी मरफुल कंट्रोल की वजह से वो युहाओ के सोल स्किल्स को सपोर्ट कर पा रही थी और ये एबिलिटी इतनी खतरनाक थी कि लिया आधी स्पिरिचुअल पावर खर्च करके उसकी एबिलिटीज इंडिपेंडेंटली यूज कर सकती थी। और युहाओ के लिए इसका फायदा और भी बड़ा था क्योंकि उसके पास ट्विन मार्शल सोल्स थे जिसकी वजह से बैटल में मार्शल सोल स्विच करना आसान नहीं होता था, लेकिन अब लिया उसकी मदद से सिमल्टेनियसली सपोर्ट दे सकती थी। यानी जब युहाओ आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन यूज करेगा तब लिया उसके स्पिरिचुअल टाइप सोल स्किल्स एक्टिवेट कर सकती थी, जो प्रैक्टिकली ऐसा लगता था जैसे एक दूसरा युहाओ उसके साथ लड़ रहा हो। हालांकि उसकी कुछ डेस्टिनी स्किल्स लिया यूज नहीं कर सकती थी, लेकिन मरमेड ड्यूएट की ताकत फिर भी टेरिफाइंग थी क्योंकि ये उसके नेक्रोमैंटिक स्पेल्स की पावर भी डबल कर देता था। और अगले ही पल इसका रिजल्ट सामने आ जाता है क्योंकि अचानक एक साथ 18 स्पेक्ट्रल गेट्स खुल जाते हैं जिन्हें देखकर खुद युहाओ भी शॉक्ड रह जाता है और ये देखकर लिया हल्की सी मुस्कुराती है क्योंकि अब श्रेक एकेडमी की सोल इंजीनियर लीजेंड्स पहले से डबल स्पीड से मूवमेंट कर सकती थी। लेकिन अब इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना यार।